So we'll start with black hole. Okay. So ओके सो अगर स्केलर इवोल्यूशन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? हमने बिग बैंग थ्योरी देखा था. सो बिग बैंग थ्योरी में वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे उसका फॉर्मेशन है स्टार्स का. तो सबसे पहले क्या होता है आपके, जब सबसे पहले हमने किसी भी चीज की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड क्वार्क्स होते हैं. ठीक है ना. नाउ अभी इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स जो होगा बहुत वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए क्वार्क्स एंड क्वार्क्स का इंटरेक्शन के लिए जो है काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. हमने देखा था क्वार्क्स एंड क्वार्क्स जो होते हैं ये आपके हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं. उनका इंटरेक्शन जब तभी होगा जब काफी अधिक मात्रा में टेम्परेचर होगा. लेकिन अभी अगर हम एट प्रेजेंट अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स का टेम्परेचर कितना है? -273, -270 एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है. ठीक है. सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? नेबुला का फॉर्मेशन होता है, जहां पे आपके हाइड्रोजन एंड हीलियम्स होते हैं. उसके ऊपर में फिर क्या एक्ट करना शुरू करता है? आपके डार्क मैटर एक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बोसन्स पार्टिकल एक्ट करते हैं. बोसन पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके सोशिएबल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है ना, जो फोर्थ जनरेशन पार्टिकल्स होते हैं. इसके कारण से फिर धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल स्टार का फॉर्मेशन होता है. जो स्मॉल स्टार जो होते हैं वो आपके एनर्जी, स्मॉल स्टार की बात करेंगे तो वहां पे आपका न्यूक्लियर दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं. एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन. सो स्टार के अंदर में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है. ठीक है ना. जैसे अगर हम बात करेंगे अभी तक टिल डेट, कल का पता नहीं, अभी तक जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है? फ्यूजन से मिल रही है. और लेकिन फ्यूजन एनर्जी क्या होता है? फ्यूजन के मुकाबले अगर हम बात करेंगे तो फ्यूजन में काफी अधिक मात्रा में आपके रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी जो है हम किससे जनरेट करें? फ्यूजन एनर्जी से जनरेट करें. क्योंकि स्टार्स में जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे होती है? फ्यूजन एनर्जी होती है. फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूज होना. फ्यूज मतलब कंबाइन होना. आपके जो आइसोटोप्स के, जो हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से आइसोटोप्स? डीएनटी, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो होते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रिएक्ट करेंगे ताकि वो क्या करे? आपका फ्यूजन रिएक्शन. जब फ्यूजन रिएक्शंस होंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं. वही एनर्जी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में आपको मिलते हैं. लेकिन जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, चाहे वह स्टार हो चाहे कोई भी चीज हो, है ना. इज इट? तो स्टार्स का भी क्या होता है? डेथ होता है. स्टार्स की डेथ कब होगी? जब उसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ओवर हो जाते हैं. जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओवर हो जाते हैं फिर स्टार जो है अपने इनवर्ट पुल के कारण, दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं. एक होता है आउटवर्ड प्रेशर, एक होता है इनवर्ट प्रेशर. जो इनवर्ट प्रेशर जो होता है उसके कारण आपका स्टार कोलैप्स करना शुरू करता है. इसे हम लोग ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं. ठीक है ना. अब वही अगर इनवर्ट प्रेशर अगर काफी अधिक हो, इनवर्ट प्रेशर अगर काफी अधिक हो तो स्टार आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें सबसे बड़ा योगदान की बात करेंगे, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो चंद्रशेखर सर ने आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था. उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की बात की थी. ठीक है ना. चंद्रशेखर लिमिट की बात की थी. उन्होंने कहा था कि किसी स्टार का कोर जो होता है, कोर डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजें. स्टार का जो कोर जो होता है उसकी अगर मास जो है 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन होता है. सन को हम लोग स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं. ठीक है ना. अगर कोई कोर, स्टार का जो कोर जो होता है उस कोर की मासेस अगर हम बात करेंगे 1.44 टाइम्स ऑफ सन हो तो स्टार की क्या होगी? इनवर्ट प्रेशर जो होती है जिससे कारण से ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है वो क्या हो जाएगा? काफी अधिक होगा. स्टार आपका क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. फिर आपका ब्लैक होल फॉर्म करेगा. ठीक है ना. अब वही अगर स्टार की साइज अगर जो है काफी छोटी हो,
मतलब लेस देन द चंद्रशेखर लिमिट, लेस देन 1.44 टाइम्स ऑफ सन, मतलब स्टार की साइज काफी अधिक है, तो वहां पे आपके इनवर्ड फोर्सेस एक्ट करेंगे, इनवर्ड प्रेशर एक्ट करेगा, लेकिन इनवर्ड प्रेशर जो है जब स्टार को ग्रेविटेशनल कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वहां पे एक और प्रेशर एक्टिव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण जो है वो आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आ गया थोड़ा मोड़ा एटलीस्ट, है ना। किसी भी चीज से पढ़ने के पहले उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, कि दोस्त को हम लोग बेहतर समझ पाते हैं, है ना, वो भी आपको बेहतर समझ पाता है। हेल्प करेगा तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बर्बाद करने आएगा तो सबसे पहले वही बर्बाद करेगा। ओके, चलिए। ये आपका स्टेलर इवोल्यूशन है। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या होता है, दिख रहा है आपको सभी को, लास्ट तक समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कुछ डाउट हो? ये आपकी क्लास की राइट्स होती है, आप जो है किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए सबसे पहले हमने बात की थी, ये क्या है आपका प्रोटोस्टार। तो प्रोटोस्टार की बात करेंगे तो ये प्रोटोस्टार जो है लगता है स्टार के जैसा ही, लेकिन इसकी कोर की टेम्परेचर उतनी अधिक नहीं हुई है, कोर की टेम्परेचर इतनी अधिक नहीं हुई है कि वहां पे वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट कर सके। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद ये स्मॉल स्टार में कन्वर्ट हुआ। स्मॉल स्टार में क्या हो रहा है, कलर आप देख सकते हैं, इसका मतलब कि यहां पे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपका क्या होगा, रेड जायंट स्टार। So it's formed when a star runs out of hydrogen at its core, start fusing hydrogen into helium just outside the core, releasing energy and expanding the star. तो रेड जायंट में क्या होता है, स्टार जो है आपका उसके अंदर के फ्यूल क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसमें, ये आपका प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट, नेबुला में इसको डिस्कस करेंगे क्यों होता है, इसके पीछे बेसिक साइंस क्या उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। रिमेन्स ऑफ द स्टार डिवॉइड ऑफ फ्यूल, दे कंसिस्ट ऑफ ए जनरेट मैटर विद ए वेरी हाई डेंसिटी व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ जो रहता है धीरे 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 उसके अंदर की जो एनर्जी जो रहती है खत्म हो जाती है, वो फिर आपका ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये आपका ब्लैक होल्स नहीं है। वही अगर बिगर साइज स्टार की बात करेंगे, जिसका मिनिमम साइज कितना 1.44 मास ऑफ सन है, गलत। जो हम चंद्रशेखर लिमिट की बात करते हैं वो कोर ऑफ द स्टार की बात करते हैं, वो कोर ऑफ द स्टार जो कि आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचता है। ये कहीं कहीं आप यूपीएससी के साइट्स पे चले जाइएगा, कहीं कहीं चले जाइएगा तो उन लोग कॉपी, हर जगह देखिए, हर जगह तो कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म होता है। कोई ये कहता है कि हम खुद से लिखे हैं तो इसका मतलब उसने पीएचडी पेपर पब्लिश किया है ना। यहां देखें, यहां पे क्या है, ये आपका लार्जर स्टार है, तो लार्जर स्टार जो है आपका रेड सुपर जायंट फॉर्म करेगा। उसके बाद जो है ये आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ द स्टार, ठीक है ना। और आई होप कि 2025 में आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन हो गया, ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो प्लीज सभी लोग नोट्स बना ले। ओके,
ओके ये प्रोटो स्टार है। सबसे पहले क्या देखा, नेब्यूला है। नेब्यूला में क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ये आपके क्या करेंगे, जैसे बोसन्स पार्टिकल एक्ट करेगा, कंट्रैक्टिंग पार्टिकल, सोसिएबल पार्टिकल, डार्क मैटर एक्ट करेगा। डार्क मैटर क्या होते हैं आपके, ग्रेविटी फोर्सेस होते हैं। और ये क्या फॉर्म करता है आपका, ये नेबुला हुआ, ठीक है। नेबुला से क्योंकि डार्क मैटर और आपका बोसन्स पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, प्रोटो स्टार में कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रोटो स्टार की कोर ऑफ द स्टार की बात करेंगे तो कोर ऑफ द स्टार क्या है, इसकी टेम्परेचर काफी लो है, ठीक है ना, टेम्परेचर इज लो, ठीक है ना, टेम्परेचर काफी लो है, इसलिए यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, इनिशिएट नहीं होगा। नो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा आपका, स्मॉल स्टार में कन्वर्ट होगा या लार्जर स्टार में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये आपका स्मॉल स्टार में कन्वर्ट होगा। आप स्मॉल स्टार भी लिख सकते हैं या फिर आप जो है लार्ज स्टार भी लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका कोर में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो है वो आपके रिएक्ट करते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिलियन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे तो आपका ये आपका ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ट्रिटियम है, ये रिएक्ट करेंगे ताकि ये क्या फॉर्म करें, हीलियम फॉर्म करें, ओके। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो कि आपके डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करेंगे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पे याद रखेंगे इसका कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें शुड बी ग्रेटर देन मिलियन डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जब रिएक्ट करते थे क्या फॉर्म करते हैं आपका, हीलियम फॉर्म करते हैं along with what, lots of energy, along with what, lots of energy, ठीक है ना, ओके। नाउ ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, दिस एनर्जी इज गवर्न्ड बाय, ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, it is governed by mass energy equivalence principle, mass energy equivalence principle, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। सो यहां पे क्या है, मास, जब हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का स्टडी करते हैं तो वो क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप किसी भी एनर्जी ऊर्जा का आप ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका जो आप मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली जो है एनर्जी को एक फॉर्म से आप अदर फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इतना ज्यादा जो एनर्जी जो रिलीज हुआ है, तो एनर्जी कहां से रिलीज हुआ है, मास। अगर देखिए ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम की मास की बात करेंगे तो द कंबाइंड मास ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो है इट इज फार ग्रेटर देन द मास ऑफ हीलियम। अगर यहां पे देखेंगे कि जो मास, अगर हम मास की बात करेंगे, मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम जो है इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ हीलियम। सो रेस्ट ऑफ द मास जो है इनके जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, रेस्ट ऑफ मास जो है ये क्या हो गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनर्जी। सो गवर्न किया जाता है एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट,
mc²। m क्या है? ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम माइनस हीलियम का मास Cs²। ठीक है, क्लियर? कहां से? जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है यहाँ पे, उस दिस एनर्जी दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। मास एनर्जी, जो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इनकी कंबाइंड मासेस जो है वो आपके हीलियम से अधिक है। ठीक है ना? अब जब आप ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम के जो कंबाइंड मासेस जो होते हैं उससे आप हीलियम को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, ऑब्वियसली सम मास मिलेंगे आपको, क्योंकि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का मास अधिक है। तो वही मास आपका क्या होता है? दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एनर्जी। इसलिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, दोनों एक दूसरे को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फॉर्मूला जो है E = mc²। m क्या है? मास, लेकिन वो कौन सी मास की बात कर रहा है? जो मास इन द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड मासेस ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम माइनस हीलियम। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके। आज कोई तो एब्सेंट है। देखो बच्चे को भी पता चल जाता। डोंट वरी, मेरी भी ऐसी खिंचाई हुई है मेरे नाम के कारण। ठीक है ना? अप्पू, तो जब मैं पासपोर्ट अप्लाई करने गया भोपाल में, तो बोले कि अप्पू ये कोई नाम होता है? घर के नाम लिख भर के ऐसे फॉर्म फेंक दिया। तो पासपोर्ट बनाने के लिए मुझे वहां के एसपी के घर में उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा 6 महीना। तब जाके मेरा पासपोर्ट बन के आया। उसके बाद हमारी जब कंपनी में इंडक्शन ट्रेनिंग होती है तो 100 लोग बैठते हैं, सब लोगों ने नाम बताया। वो जो पढ़ाने आया है कोई साइंटिस्ट थोड़े ना है, अप्पू नाम याद हो गया उसको। कोई भी क्वेश्चन, अप्पू तेरी बताइए आपको, अप्पू तेरी बताइए आपको। हम बोला सर मुझे आता ही नहीं है, अब कुछ नहीं आता, मैं बोलूंगा ही नहीं अब। ठीक है ना? सो क्लास में से बन जाते हैं। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? अब यहां से देखते हैं आगे। अब एक स्टार की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो स्मॉलर स्टार हो, क्योंकि स्टार के स्टेलर साइकिल का आपने देख लिया है। स्मॉल स्टार जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। कंडीशन मतलब? हाँ नहीं, उसकी कंडीशन उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी कंडीशन जो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, डार्क मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक कि डार्क एनर्जी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना? इसलिए अब किसी की साइज बड़ी हो जाती है, किसी की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, साइज बड़ी होगी या साइज छोटी होगी तो उसके रिस्पेक्ट में चीजें क्या होंगी वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं। ये स्टार है आपका, ओके। कोई भी स्टार कंसीडर कर लीजिए, मैं दो अलग से नहीं ड्रॉ कर सकता, चाहे स्मॉल स्टार या लार्जर स्टार है, दोनों को लेके चलते हैं हम। ठीक है, नाउ स्टार के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण एनर्जी जनरेट हो रहे हैं। एनर्जी कहां रिलीज हो रहे हैं? एनर्जी कहां रिलीज हो रहे हैं? आउटसाइड, सराउंडिंग में रिलीज हो रहे हैं। उससे कारण से एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहां पे क्या है? यहां पे दो प्रकार के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक आपका जो है ये कोर है, कोर है, ठीक है ना? तो कोर में एक आपका इनवर्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या है ये? आपका इनवर्ट फोर्स।
इनवर्ड फोर्स है, इसको अभी हम लोग ग्रेविटेशनल कोलैप्स नहीं कहेंगे, इनवर्ट फोर्स है। ये इनवर्ट फोर्स जो है ये क्या हो रहा है, जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो ये आपका क्या रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं बाहर में, ओके ये क्या है आपका आउटवर्ड प्रेशर या आउटवर्ड फोर्स कह सकते हैं आप। सो जब एक स्टार की अगर हम बात करेंगे, उस स्टार के अंदर में जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना, उस समय जो इनवर्ट प्रेशर जो स्टार के अंदर जो कोर के अंदर में एक्ट कर रहा है, दैट इज बीइंग टोटली बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड प्रेशर दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय व्हाट मूविंग रेडिएशन, मूविंग आउटवर्ड रेडिएशंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, यहां पे अगर हम बात करेंगे, सो इस कंडीशन में जो है आपका इनवर्ट फोर्स और इनवर्ट प्रेशर inside the core is being balanced by the outward pressure generated due to nuclear फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इज इट ओके। अब क्या होगा, नाउ व्हाट, इसके अंदर में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन जो मटेरियल जो होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद जो स्मॉलर स्टार वो क्या बनेंगे, स्मॉलर स्टार की बात करूं किसमें कन्वर्ट होंगे, रेड जाइंट में कन्वर्ट होंगे, और वही आपका बिगर स्टार जो है वो आपके रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। जब आपका न्यूक्लियर यहाँ पे जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ जब आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस ओवर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल स्टार जो है किस में कन्वर्ट होगा, रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। देखिए ब्लैक होल से रिलेटेड कभी भी आपके मेंस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमेशा आपको प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बहुत बार ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटीग्रेटेड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन वो नहीं होगा। ये आपका रेड ओके। अब यहां पे क्या होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। तो इसके कारण से क्या होगा, स्टार्टिंग में देखिए स्टार के अंदर में दो आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फोर्सेस है वो, एक आपका आउटवर्ड प्रोजेक्शन या आउटवर्ड प्रेशर फोर्सेस जो कि रेडिएशंस के कारण हो रहे हैं, एक आपका इनवर्ट फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब स्टार के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओवर हो जाएगा तो इसमें सिर्फ कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे,
सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेंगे, कौन सा? इनवर्ट फोर्सेस। तो यहां पे क्या होगा, आपके जो आउटवर्ड फोर्सेस जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ अब क्या होगा, यहां पे सिर्फ आपका जो है इनवर्ट फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इनवर्ट प्रेशर, इनवर्ट फोर्स भी कह सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा यहां पे, सपोज ये देखिए, ये एक आपका स्टार है, ठीक है ना। सपोज कंसीडर कीजिए ये एक आपका स्टार है, ओके, और ये आपका बाहर का पेरिफेरियल पार्ट है। वहां पे कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा था? सिर्फ स्टार्टिंग की बात करेंगे तो आपका जो है आउटवर्ड फोर्सेस है या आपका इनवर्ट फोर्सेस है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंसिंग कर रहे थे। लेकिन अभी जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओवर हो चुका है, आउटवर्ड प्रेशर नहीं है, तो ये आपको बड़ा सा स्टार है, सपोज दिस इज द स्टार, और ये क्या है आपका, उसका कोर है। कोर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कोलैप्स करने की कोशिश करेगा। इसी कारण से क्या होगा, एक गैप आ जाएगा बाहर के जो पेरिफेरियल पार्टिकल्स में, जो पेरिफेरियल पार्ट जो है जिसमें प्लाज्मा स्टेट में आपके डिफरेंट गैसियस पार्टिकल्स है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी रिलीज इनटू द स्पेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? ये आपका कोर ऑफ द स्टार है, ठीक है ना, कोर ऑफ द स्टार। दिस कोर ऑफ द स्टार दे आर बीइंग बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ इनवर्ट प्रेशर इनसाइड इटसेल्फ। और ये आपका क्या है, पेरिफेरियल पार्ट है। तो पेरिफेरियल पार्ट्स में क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है। नाउ ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये जो स्टार जो है ये आपका कोलैप्स करेगा। इसे कारण से क्या होगा, ये जो सारी चीज जो बाहर के आउट से जो चीजें, दे विल बी रिलीज इनटू द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो यहां से आगे देखते हैं, अब यहां पे क्या होगा, यहां हो गया सभी का। चलिए, सो अब हम ओके, अब यहां देखिए, यहां पे क्या आपका इनवर्ट, अब यहां पे क्या होगा, मैंने बताया स्टार है, दिस इज द स्टार, दिस इज द कोर ऑफ द स्टार। वो थोड़ा सा कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल व्हाट, दे विल बी रिलीज इनटू द स्पेस। तो यहां पे फिर क्या फॉर्मेशन होगा, यहां पे अगर आप देखेंगे, व्हाट इज दिस, ओके, ये फिर किस में कन्वर्ट होगा, आपका प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होगा, फिर आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। सो इस कंडीशन में क्या है,
अब इस कंडीशन में यहां अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कंडीशन आते हैं दोनों के लिए, अगर दोनों की बात करेंगे यहां पे कंडीशन आता है किसका, चंद्रशेखर लिमिट का, ठीक है ना, चंद्रशेखर लिमिट। अभी तक चंद्रशेखर लिमिट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यूपीएससी आज नहीं तो कल या 5 साल बाद पूछेगी जरूर। चंद्रशेखर लिमिट, तो चंद्रशेखर लिमिट क्या कहता है कि जो कोर ऑफ द स्टार जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इधर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, और इससे छोटा होगा तो क्या होगा, वो आपका व्हाइट ड्वार्फ में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे कोर ऑफ द स्टार जो है, कोर ऑफ द स्टार की बात करेंगे, इफ इट इज लेस देन 1.44 ऑफ सोलर मास, सोलर मास मतलब सन की मास की बात कर रहे हैं, एक किसमें कन्वर्ट होगा, आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और यही अगर ग्रेटर देन 1.44 मास टाइम्स ऑफ सोलर मास होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, आपका या तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा या फिर आपका ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। या तो आपका न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा या फिर आपका जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग, स्मॉल स्टार है, यहां पे मास ऑफ द स्टार की बात नहीं कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, कोर ऑफ द स्टार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर की बात करिए, क्या होगा, कन्वर्ट होगा आपका, ये प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। यहां पे कोर में जो है वो आपका इनवर्ट प्रेशर एक्ट कर रहा है, लेकिन इनवर्ट प्रेशर के साथ साथ जो है, क्योंकि साइज काफी छोटा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल से मूव करते समय एक प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो स्मॉल स्टार जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो होते हैं इट इज ग्रेटर देन द व्हाट, इनवर्ट प्रेशर या इनवर्ट जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स फोर्सेस जो होते हैं, जो स्टार को पूरी तरीका से ग्रेविटेशनली कोलैप्स करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस कंडीशन में याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है इट इज व्हाट, ग्रेटर देन इनवर्ड प्रेशर कोर के अंदर में। इसका आंसर क्या होगा, ये आपका जो है पूरी तरीका से ग्रेविटेशनली कोलैप्स नहीं हो पाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, ओके। सो एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट न्यूट्रॉन स्टार और व्हाइट ड्वार्फ में बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर जो है हाईली डोमिनेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहां हाईली डोमिनेंट है, आपका स्मॉल स्टार में। जब क्या होता है, साइज ऑफ द स्टार काफी कम हो जाता है तो उसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ऑर्बिटल से सब ऑर्बिटल से मूव करते हैं, उनकी भी स्पेस आपकी काफी लिमिटेड हो जाती है, इसके कारण से वहां पे एक आपका प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण से कंप्लीट स्टार का कोलैप्स नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहां बात करेंगे सेकेंड क्राइटेरिया में, जो लार्जर स्टार जो है, तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा कि ये लार्जर स्टार की जो साइज होनी चाहिए, कोर ऑफ द स्टार की साइज की बात करेंगे कितनी होनी चाहिए, 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास। अगर फिर इसमें इफ इट इज लेस देन 3 टाइम्स द, इफ इट इज, पहला क्राइटेरिया क्या है इसमें, इफ द कोर ऑफ द स्टार, इफ द मास ऑफ कोर ऑफ द स्टार इज लेस देन 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। अब यहां पे ये मिनिमम क्राइटेरिया था, ठीक है ना। अब यहां पे दूसरा क्राइटेरिया आ रहा है कि अगर हम कोर ऑफ द स्टार, मास ऑफ कोर ऑफ द स्टार की बात करेंगे
if it is greater than, if it is less than 3 times the mass of the sun, if it is less than 3 times mass of the sun, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। और यही अगर सेकेंड में मास ऑफ कोर ऑफ द स्टार कि अगर हम बात करते हैं इफ इट इज ग्रेटर देन 3 टाइम मास ऑफ द सन, ये किस में कन्वर्ट होगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द स्टार कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी। सो यहां पे हमने देखा कि प्लैनेटरी नेबुला का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे इन बिटवीन दैट क्या फॉर्मेशन होगा, सुपरनोवा। इस क्या होगा, सुपरनोवा। ठीक है ना, ये हुआ सुपरनोवा, सुपरनोवा। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? छोटी बहन है, यस, ठीक है ना। हम लोग बच्चे लोग को जो ऐसी क्लास में याद रखते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ द स्टार कहते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज याद रखेंगे। अब बिगर साइज ऑफ द स्टार यहाँ देखेंगे, जो कोर की बात करेंगे, कोर काफी बिगर है। ठीक है ना, ऑब्वियसली आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो हुए हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कारण जो इसका पेरिफेरियल पार्ट की बात करेंगे वो भी काफी बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये स्टार जो है थोड़ा सा साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा इनवर्ट प्रेशर के कारण, तो बाकी सारे जो चीजें ये विल बी व्हाट, इजेक्टेड इनटू द सराउंडिंग। इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो हम अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो है, डू यू थिंक इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्टार? Supernova explosion, do you think it is responsible for the origin of new star? Yes. How? जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो होगा उसमें क्या होंगे, जो भी इसके पेरिफेरियल पार्ट में जो मासेस जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे, जो डिफरेंट, जो हम 109 एलिमेंट्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, ये काफी हाई फोर्स से व्हाट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सराउंडिंग। अब वो फिर क्या फॉर्मेशन करेंगे, वो आपका नेबुला का फॉर्मेशन करेंगे, और वहां से फिर आपका क्या होगा, स्टार का क्रिएशन होता है ना। स्टार का मैप मतलब वो हम लोग, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कैलकुलेट किया था स्टार्स की ब्लैक होल में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना, तो उसकी साइज को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फंडामेंटल दिया था, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा स्टार आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, कौन सा स्टार आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारे स्टार जो है पुराने, तो वो सभी मोर और लेस जो स्टार जो है वो या तो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं, या आपके न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर आपका जो है ब्लैक होल। जैसे अगर हम अपने आकाशगंगा की बात करते हैं, मिल्की वे की बात करते हैं, तो हमारा मिल्की वे में जो सबसे पहला स्टार जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो कौन सा फॉर्मेशन हुआ होगा, जो सेंटर ऑफ द मिल्की वे में है ना। कौन सा सेंटर ऑफ द मिल्की वे में है, सेजिटेरियस ए। क्या है वो आपका सेंटर ऑफ द, तो वो स्टार जब काफी तेजी से रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो उसके इजेक्शन से आपके जो रेडिएशन जो निकले हैं वो आपका डिफरेंट स्टार्स का क्रिएशन हुआ है। लेकिन सबसे पहले स्टार जो क्रिएट हुआ तो आपका सेजिटेरियस ए था, तो सेजिटेरियस ए आपका जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्या चीज, ऑब्वियस बात है, क्योंकि डार्क एनर्जी के कारण उसको कैसे देख नहीं पाते, उसको हम लोग स्टडी कर पाते हैं। हमने बोला था टेलीस्कोप, वो हम डिस्कस करेंगे जब जेम्स वेब टेलीस्कोप की स्टडी करेंगे, और एक फंडामेंटल है जिसे कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट कहा जाता है।
कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट जो है, जो कि आपका डार्क एनर्जी से रिलेटेड है, तो हम लोग कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट का स्टडी करते हैं। और कभी कभार जो है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट के कारण जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा न्यूज में कि स्टार को हम 5000 साल बाद स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमारे दादाजी 5000 साल पहले थे और उन्होंने उस स्टार को स्टडी किया था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी आपका काम, तो वो आपका कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट है, थोड़ी बाद में स्टडी करेंगे। जब पहले ब्लैक होल्स को समझ लेते हैं हम। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, मैंने रीजन लिख दिया है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? व्हाइट ड्वार्फ में साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जो है वो काफी अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर काफी अधिक होगा तो वो आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। कंप्लीट स्टार जो है वो आपका स्क्वीज नहीं होगा, एक पॉइंट सिंगुलरिटी पे आके कंप्लीट नहीं होगा, वो आपको व्हाइट ड्वार्फ स्टार में रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका ब्लैक ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ वो अभी तो हम लोग जस्ट रास्ता डिस्कस किए हैं कि ब्लैक होल्स क्यों फॉर्म होगा, उससे रिलेटेड अब ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हाँ बोलिए सर, आप बोल रहे हो कि जो इनवर्ट प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटवर्ड प्रेशर। आउटवर्ड प्रेशर तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बाद है ही नहीं। पर जो कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो पल्सर्स में भी कन्वर्ट होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। वो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम अक्रॉस इट। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटार्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाजर्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कंप्लीट तो कर ले, सभी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां तक तो क्लियर है। दूसरे स्टार की क्यों आएगा? देखिए सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा स्टार है, सपोज मान के चलिए इस रूम के बराबर एक स्टार है, कंसीडर कीजिए। ठीक है ना। ये रूम के बराबर नहीं, अपने अर्थ के प्लेनेट से भी काफी, सन से भी काफी बड़ा होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के पहले उसका कोर है, तो कोर क्या करेगा, श्रिंक करेगा। कोर जो है अल्टीमेटली, जो आप एक एटम्स की बात कीजिए, समझे इस चीज को, तो किसी भी एटम में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा एक्ट करेगा, सबसे पहला जो ऑर्बिट रहेगा। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जो हमारे बच्चे क्लासेस अटेंड किए थे जनरल साइंस में, तो वहां पे पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होते उन्हें हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो आप लोग क्लासेस के लेक्चर देख लीजिएगा। सो अगर आपका एक ही आपका सपोज एक एटम है, ठीक है ना। सो जैसे जैसे एटम की साइज कम होते चली जाएगी, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होते चला जाएगा। एटॉमिक रेडियस कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है, एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे कोरिलेट से काफी बड़ा, मतलब काफी बिगर साइज, सपोज इस क्लास के बराबर जो है स्टार को कंसीडर कर लीजिए। अब क्लास के बराबर है तो इस पर्टिकुलर रीजन में बात करें कि कोर है, कोर है तो कोर से सभी जो चीजें हैं अट्रैक्टेड हैं मोरलेस। अब ये कोर जब है एक ही बार श्रिंक करेगा, ये कोर है सपोज इतना बड़ा, इसके बाद आपके क्या है, पेरिफेरियल पार्ट है, प्लाज्मा है, श्रिंक करेगा तो क्या होगा, श्रिंक करेगा तो ये जो बाहर के जो पेरिफेरियल जो पार्ट जो थे, दे विल बी व्हाट, इजेक्टेड आउट इनटू द सराउंडिंग। इसी को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है ना। तो वहां पे प्लैनेटरी नेबुला हुआ है ना, दे विल बी लाइक, जो नेबुला का जो फॉर्मेशन होता है, दे विल फॉर्म लाइक दैट, क्योंकि साइज काफी छोटा है। ये ऐसे होगा और वो ऐसे होगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर सपोज मान के चलिए एक साइज ऑफ द स्टार ये है, सपोज कंसीडर कीजिए, उसमें कोर ये है, कोर ऐसे आ गया, तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा इनवर्ट प्रेशर एक्ट किया। जब यहाँ पे काफी ज्यादा इनवर्ट प्रेशर एक्ट किया और यहाँ पे ऑलरेडी आउटवर्ड प्रोजेक्शंस नहीं था, तो ये जो जो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कोई प्रेशर एक्ट नहीं करे, तो ऑब्वियसली दे विल व्हाट, रिजेक्टेड इनटू द सराउंडिंग। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कोलैप्स हुआ, लेकिन वो एक छोटे स्टार की बात करेंगे तो इतना ही हुआ, तो व्हाट, दे विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। ठीक है। ओके। सो अब जो हम ब्लैक होल को डिस्कस करते हैं। पीपीटी तो आप लोगों को मिल चुके हैं ना सभी बच्चों को।
पीपीटीज मिल गए आप लोगों को सभी को? नाउ अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लैक होल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है कि ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज हैविंग इंटेंस ग्रेविटी, और ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें अगर लाइट भी ब्लैक होल्स में एंटर कर गया, इट वॉन्ट कम आउट, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है किसी भी चीज को कैसे स्टडी कर पाते हैं? जब वो लाइट एमिट करेगा या फिर लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक होल्स की हमने प्रॉपर्टी की बात की कि ब्लैक होल जो होता है उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि अगर उसमें अगर लाइट भी एंटर होता है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द ब्लैक होल इटसेल्फ, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सिंगुलरिटी, इट वॉन्ट कम आउट। इसका मतलब जब ब्लैक होल्स आपका लाइट एमिट ही नहीं करेगा तो मुझसे हम स्टडी कैसे कर पाते हैं? हॉकिंग्स रेडिएशन, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। Now this is what? It is completely black in nature. So this is what? Black hole. ब्लैक होल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज व्हाट? दिस इज इवेंट होराइजन, एंड दिस इज व्हाट? एक्रीशन डिस्क, ठीक है। नाउ ब्लैक होल की बात करेंगे, दे हैव इंटेंस ग्रेविटी। व्हाट इज द रीजन फॉर इंटेंस ग्रेविटी? बिकॉज द कंप्लीट मास ऑफ द स्टार हैज बीन, दे हैव बीन स्क्वीज्ड टू पॉइंट कॉल्ड सिंगुलरिटी। जो कंप्लीट मास ऑफ द स्टार जो था वो क्या हो गया? एक पॉइंट सिंगुलरिटी में आके समा गया। तो जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन हुआ उतनी अधिक आपका ग्रेविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ओके, इट हैज इंटेंस ग्रेविटी। द रीजन इज व्हाट? ग्रेविटी की हम लोग जो इंटेंस ग्रेविटी को जो कंपेयर करें, वी आर कंपेयरिंग विथ व्हाट? लाइट। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रांग दैट इवन व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू द ब्लैक होल इट कांट come out. Why we consider light? Because we have discussed during the time of Big Bang that कि light जो है its speed is what? Maximum in the universe. कितना है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Why? Because it has not interacted through Higgs field. ठीक है ना, इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है Higgs field में। Now reason क्या है? Because the complete
mass of core of the star has been squeezed to a point called singularity. ठीक है ना. रीजन फॉर इंटेंस ग्रेविटी क्या है? जो कंप्लीट मास ऑफ द स्टार जो था, दे हैव बीन स्क्वीज्ड टू अ पॉइंट कॉल्ड सिंगुलरिटी. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? द परफेक्ट टर्म इज व्हाट? दे अंडरगो ग्रेविटेशनल कोलैप्स. ओके, ठीक है ना. ब्लैक होल्स में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इवेंट होराइजन, एक्रीशन डिस्क, श्वार्ज़शिल्ड रेडियस, दे आर रिलेटेड टू विच टर्म? ब्लैक होल्स. फिर ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टी पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि ब्लैक होल्स दे हैव इंटेंस ग्रेविटी. उससे फिर रिलेटेड लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको पता है कि लाइट जो है वंस इट एंटर इनटू द ब्लैक होल दे कैन नॉट कम आउट. ठीक है ना. ब्लैक होल्स की जो रेडियस जो होती है वो रेडियस क्या होती है? श्वार्ज़शिल्ड रेडियस. ठीक है ना, श्वार्ज़शिल्ड रेडियस होती है. नाउ दिस ब्लैक होल दे आर हैविंग इंटेंस ग्रेविटी. तो ठीक है ना, ब्लैक होल्स का इंटेंस ग्रेविटी को हम लोगों ने दूसरे तौर से भी डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ कर्व्ड स्पेस. नॉर्मली अगर कोई किसी भी प्रकार का गैलेक्सी होगा, दिस इज द कर्वेचर, दिस इज द कर्वेचर. लेकिन जब ब्लैक होल होगा उसकी कर्वेचर कैसी होगी? तो आप इसको एक वेल कंसीडर कर सकते हैं. उसके इर्द गिर्द में कोई भी अगर चीज आएगा तो दे विल व्हाट? दे विल फॉल इनटू द ब्लैक होल, दे वोंट कम आउट. नाउ हमने तो लाइट की बात की है, तो यहां पे देखिए ब्लैक होल्स की कंपोनेंट की बात करेंगे तो ब्लैक होल्स का कंपोनेंट क्या है? एक तो इवेंट होराइजन है जो स्टेबल कंपोनेंट है. एक आपका जो इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो है क्या? एक्रीशन डिस्क. ये इसका एक्चुअल बाउंड्री नहीं है. इवेंट होराइजन जो है वो आपका एक्चुअल बाउंड्री है ब्लैक होल का, लेकिन एक्रीशन डिस्क जो है इट इज नॉट द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल. नाउ जब हम लाइट की बात करते हैं, व्हेन लाइट विल एंटर इनटू द ब्लैक होल, दैट मींस व्हाट? व्हेन लाइट will cross this event horizon, then what? It's become an integral part of the black hole. It will become singularity too. It won't come out. लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था there is a possibility that when light is in between accretion disk and event horizon, there is a possibility that light can escape. एक पॉसिबिलिटी है कि लाइट आपका एस्केप कर सकता है कि लाइट आपका एक्रेशन डिस्क और इवेंट होराइजन के बीच में है. लेकिन उन्होंने कंडीशन स्टेट किया था कि लाइट शुड ट्रेवल. जस्ट ए मोमेंट, ठीक है. यहां देखिए ये क्या है? सपोज किसी भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई एक स्टार की बात करते हैं, कोई एक स्टार की बात करते हैं. सपोज एक स्टार यहां पे एंटर करके, दिस इज द स्टार. ठीक है ना. सो ये स्टार जो है, ये स्टार है. नाउ अगर ये स्टार if it crosses event horizon, if it crosses event horizon, what? It will become the part of the black hole itself. It will become singularity too. It will become part of black hole. It will become part of black hole or singularity. ठीक है ना. सेकेंड इज व्हाट? अगर स्टार, इफ द स्टार is revolving in between accretion disk and event horizon, there is a possibility that the star can escape the gravitational influence of black hole. If a star is revolving in between accretion disk and
event horizon, there is a possibility that star can escape from the gravitational influence of black hole if the star starts moving with the speed that is greater than the speed of light. If the star starts moving with the speed of light, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर आपका इवेंट होराइजन क्रॉस करता है तो वो क्या होगा, ब्लैक होल्स का इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगा, ब्लैक होल्स का सिंगुलरिटी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन वही स्टार अगर इन बिटवीन आपका एक्रेशन डिस्क एंड इवेंट होराइजन के बीच में रहता है, सो आपका स्टार जो है, if it start moving with the speed that is greater than the speed of light, then a star can escape the gravitational influence of the black hole. लेकिन फिर आइंस्टाइन कहता है this is practically not feasible. क्यों? क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करेंगे सो जो लाइट ही है इसी का स्पीड आपका क्या है, मैक्सिमम है। कोई भी चीज आपका स्पीड ऑफ द लाइट से मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या जोर से बोलिए ना। अच्छा लैपटॉप नीचे कर दो, इतना धीरे से बोलते हैं आप लोग। शेरनी का जैसे दहाड़ा कीजिए। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं क्लास में, सिर्फ मैं बच्चों को नाम से नहीं पहचान सकता, ठीक है ना, ये मेरी एक सबसे प्रॉब्लम, लेकिन चेहरा मुझे हमेशा याद रहते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ क्लास में आते हैं, एक दो दिन क्लास अटेंड करते हैं, फिर गायब। किस लिए आते हैं? आने का तात्पर्य क्या है? इट्स अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, और वो कहना चाहते हैं कि मैंने फीस पे किया है तो बस हम आके बैठेंगे, एक दिन तो जरूर बैठेंगे। हाँ, इससे आपको यूपीएससी का कंपटीशन लेवल पता चलता है। आपको पता चलना चाहिए थोड़ी सी, अगर आप जो है सिंसियरिटी फैक्टर अगर अपने अंदर लेके आते हैं तो शायद प्रिपरेशन काफी इजी हो जाए। हकीकत में जो बच्चा सिंसियर रहेगा 2-3 साल ना, जिसने यूपीएससी की तैयारी की है, डेफिनेटली मान के चलिए अगर वो समय रहते हुए खुद का स्वॉट एनालिसिस कर लेगा, सो वो आपका एंटर कर जाएगा। मतलब मैं जब यूपीएससी की तैयारी करने आया तो मेरा करियर काफी अच्छा था, तो मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। मैंने बोला स्टेट पीसीएस दूंगा नहीं, तो मैंने दिया ही नहीं।
मैं डिसीजन लाइफ में एक बार लेता हूँ। मेरा स्टार्टअप भी था खुद का, लेकिन जब मुझे पता चला कि कुछ गलतियां हो रही हैं धोखा टाइप, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं बंद करता हूं। हम तो डूबेंगे, लेकिन जो कर रहा है उसे भी डूबना चाहिए। हम उभर जाएंगे, अपना उभरता हुआ देखते रहो, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा सिंसियरिटी फैक्टर जो है अपने अंदर लेके आए। आप लोग खुद चीजों को एनालाइज कीजिए। कोई बच्चा अगर रेगुलर क्लास अटेंड करता है ना, बिलीव मी, चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठहर जाती है। दोबारा अगर आप 2 साल भी उस चीजों को पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ने से चीजें आपकी दिमाग में रिटेन रहती है। तो क्लासेस मिस मत किया कीजिए, ठीक है ना। एक चीज आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, जब क्लासेस में रहते हैं हम लोग तो भी हमारा माइंड 100% इफेक्टिव नहीं रहता है। ऑब्वियस है, किसी का नहीं रहता है, मेरा भी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं घूमने फिरने चला जाता है, फिर उसे खोज के लेके आना पड़ता है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आओ, है इंसान, इंसानी फितरत है। सो जब आप घर में बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं ना, तो वो फैक्टर वहां पे भी एप्लीकेबल होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि क्लास में जो है उन्हें रेगुलर बेसिस क्लास अटेंड किया करें। मैं कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ, वो आते हैं, मतलब कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून चेहरा दिख जाता है, उसके बाद फिर ये आंखें ढूंढती है। तो ऐसा ना करें। चलिए ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग जो है ब्लैक होल्स की स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइट जो है ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जा रहा है, एंटर करने का लाइट वापस नहीं आ रहा, लाइट वापस री एमिट नहीं हो पा रहा है। हम किसी भी चीजों को जब स्टडी करते हैं तो वो किस बेसिस पे स्टडी करते हैं कि लाइट जो एमिटेड होता है वो हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप पे गिरता है, तभी उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पा रहे हैं। फिर हम ब्लैक होल्स को कैसे स्टडी करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, हमने देखा कि ब्लैक होल्स जो है उसकी ग्रेविटी काफी अधिक होती है। इतनी इंटेंस ग्रेविटी होती है कि कोई भी स्टार अगर उसके अंदर एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, इट विल बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टार इटसेल्फ। ऐसा क्यों होता है, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ सपोज मान के चलो कि नाउ दिस इज ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी काफी अधिक होती है, तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज exerting it gravitational arms everywhere. जैसे ग्रेविटेशनल, सपोज ऐसे ग्रेविटेशनल आर्म्स है, इससे क्या है, ग्रेविटेशनल आर्म है। मतलब इस आर्म के अंदर कोई आ गया तो देन जो ब्लैक होल जो है उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ सपोज यहां पे ये एक पर्टिकुलर स्टार है, ये एक स्टार है, ठीक है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टार, ये स्टार जो इट इज अंडर व्हाट, द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ब्लैक होल। अगर स्टार की सेल्फ ग्रेविटी जो है, क्या सेल्फ ग्रेविटी, इफ इट इज लेस देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ब्लैक होल, क्या होगा,
दिस पर्टिकुलर स्टार इट विल बी व्हाट, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्लैक होल। तो यहां पे कंडीशन याद रखिएगा, इफ द सेल्फ ग्रेविटी ऑफ द स्टार, इफ द सेल्फ ग्रेविटी, है ना, कोई मोटा तगड़ा इंसान है, मैं उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खींचा ही नहीं पा रहा है, उसका सेल्फ ग्रेविटी ज्यादा है, वही कोई मतलब थोड़ा सा उसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। सो इफ द सेल्फ ग्रेविटी ऑफ स्टार, if it is less than the tidal force of black hole, or if it is less than tidal force of black hole or inward or gravitational पुल ऑफ ब्लैक होल, तो क्या होगा, ये स्टार जो है इट विल डायरेक्टली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक होल। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट स्टार को हम लोग नहीं खींच पाते हैं, कि कंप्लीट स्टार तो कोई चीज ही नहीं होता है। स्टार की अगर हम बात करेंगे तो उससे कोर ही जो है, कोर जो है वो आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, बाकी क्या है आपके, उससे आउटसाइड की बात करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 to 50% ऑफ दिस, 40 to 50% ऑफ दिस गैसियस मॉलिक्यूल्स ठीक है ना। दिस इज हाउ, इस हम के यूनिवर्स में चीजों की बात करेंगे तो हमेशा हर चीज जो है दे आर व्हाट, रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर व्हाट, रिवॉल्विंग अराउंड सम बिगर स्टार। तो यहां पे क्या होगा, 30 to 40% ऑफ दिस, 30 to 40% ऑफ द आउटर मास ऑफ द दिस पर्टिकुलर स्टार दे विल एंटर इनटू द एक्रीशन डिस्क। जो एक्रीशन डिस्क जो है वो बेसिकली क्या है, एक्रीशन, एक्रीशन मतलब व्हाट, वहां पे मासेस एक्युमुलेट होते हैं। वो मासेस क्यों एक्युमुलेट होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेनोमेना, एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मासेस जो है, ये जो मास जो है, मास ऑफ द स्टार, मास ऑफ अदर स्टार जो है, मास ऑफ अदर स्टार जो है, यही आपका क्या बनाता है, एक्रीशन डिस्क बनाता है, ठीक है ना। ना ये जो मासेस जो है दे विल स्टार्ट व्हाट, रिवॉल्विंग अराउंड द ब्लैक होल, दे विल स्टार्ट व्हाट, रिवॉल्विंग अराउंड द ब्लैक होल। ये आपके जो है ठीक है ना, जो मास आपके एक्रीशन डिस्क में एंटर किए हैं दे आर व्हाट, अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ब्लैक होल। तो कभी भी कोई चीज डायरेक्टली आपका एंटर नहीं करता है, वो क्या करेंगे, धीरे 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 आपका ब्लैक होल्स के अराउंड मूव करेंगे, एंड धीरे 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 दे विल व्हाट, बिकम द पार्ट ऑफ द ब्लैक होल इटसेल्फ। ओके, नाउ यहां पे देखें पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आपने स्टडी किया था, हमने एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था, इज इट, केमिस्ट्री की क्लासेस में। तो वहां जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की हमने बात की थी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की हमने बात की थी, या बोर्स मॉडल की बात की थी, ठीक है ना, या अबाउ प्रिंसिपल की भी अगर हम बात करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल्स। तो अगर हम अबाउ प्रिंसिपल को भी लेके चलते हैं तो क्या होता है, अगर आपका ये पर्टिकुलर एटम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हायर ऑर्बिट पे जाना है देन एनर्जी गेन करेगा, तभी हायर ऑर्बिट पे जाएगा। इससे हायर ऑर्बिट पे जाना है देन एनर्जी गेन करेगा तब। इस इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे आना है देन उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो एक्रीशन डिस्क के अंदर में जो आपके डिफरेंट मासेस जो एंटर किए हैं स्टार के, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग अराउंड द ब्लैक होल। ब्लैक होल से मूव करते 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 उनका रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेडियस कम होगा देन एनर्जी, दे आर गोइंग टू व्हाट, लूज एनर्जी,
चाहे बोर्स मॉडल को कंपेयर कर लीजिए, चाहे फॉस्फोरेसेंस को कंसीडर कर लीजिए, तो अबव प्रिंसिपल को कंसीडर कर लीजिए। ये सब बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो यहां पे क्या होगा आपको, यहां पे दे आर गोइंग टू लूज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। इसको हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ यहां देखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप किसी ब्लैक होल्स का मैं पिक्चर दिखाऊंगा, जब ब्लैक होल्स का पिक्चर को देखेंगे आप, तो यहां पे सेंटर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे हो गया, ना ब्लैक होल्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। बल्कि उसके आउटसाइड एरिया जो है वहां पे आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का लाइटनिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, आपके हॉकिंग्स रेडिएशन होते हैं। ओके, नाउ यहां से हम देखेंगे, तो इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लूज करते हैं उसी को हम जो है स्टडी कर पाते हैं, उसी कारण से आपका लाइटनिंग दिखता है, पहला पॉइंट। नाउ इसको हम लोग स्टडी करते विद द हेल्प ऑफ एक्सरे पॉलीमेट्री मेथड, इसको स्टडी करते विद द हेल्प ऑफ एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सरे पॉलीमेट्री मेथड। जैसे इंडिया ने आपका एक एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है ना। एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम लोग जो है ब्लैक होल्स को स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि स्टडी किस प्रकार से किया जाता है, एक्सरे पोलराइजेशन मेथड के थ्रू लॉन्च किया जाता है। एक्सरे पोलराइजेशन क्या है, यहां देखिए। नाउ ये आपके बेसिकली जो ब्लैक होल्स के अराउंड जो मूव कर रहे हैं वो क्या है आपके, दे आर बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द स्टार इटसेल्फ, they are the outer peripheral part of the star, they are the coronal part of the star, they are what, they are into the plasma state. Plasma state is nothing but what, movement of charged particles, is it? क्या है प्लाज्मा स्टेट, हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में। प्लाज्मा स्टेट जब काफी हाईली एनर्जेटिक कंडीशंस होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमानेंटली आपका किसी एटम से निकल जाते हैं, इसी कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर एक्रेशन डिस्क की बात करेंगे तो यहां पे क्या मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, पढ़ा हम लोगों ने फिजिक्स में लेंस लॉ, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट होता है। अभी 2021 में जो है वहां पे उन लोगों ने लिखा कि पहले ही हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाद में उन लोगों ने कहा कि नहीं, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रूफ किया गया। तो यहां पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अराउंड द ब्लैक होल, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अराउंड द ब्लैक होल क्रिएट्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक इंटेंसिटी कहां होगा, क्लोजेस्ट टू द ब्लैक होल। क्लोजेस्ट टू द ब्लैक होल में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस काफी कम हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करने के लिए
वो काफी तेजी से मूव करेगा, और तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड काफी इंटेंस होगी। ठीक है ना, आज नहीं, जब आप फाउंडेशन बैच कर रहे हैं तो 3 साल 4 साल के बाद, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी ही वैसी मानी जाती है। तो अभी हो सकता है कि 2025 में भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है पता चल गया, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक कहां होगा, ठीक है ना। सो जो स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाईएस्ट ओवर हियर, जस्ट नियर द इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके चलिए। नाउ पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा। अगर हम किसी भी वेव्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको जो है पोलराइज फिल्टर से मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक आपका कंपोनेंट्स क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजेशन कहते हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा है, इसका मेथड क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम ब्लैक होल्स को स्टडी करना चाहते हैं, ब्लैक होल्स की स्टडी करने का मेथड क्या है, एक्सरे पोलराइजेशन मेथड। इसलिए जो डिफरेंट इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं, वहां पे जो पेलोड्स जो होते हैं, वो पेलोड्स क्या होते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने आपका हाल ही फिलहाल में एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। एक्सपो का मतलब एक्सरे पोलराइजेशन मेथड के यूज करके जो है, तो यहां पे जब आपके एक्रीशन डिस्क में जब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अब मूव करते समय धीरे धीरे उनका एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा है, तो वो क्या लूज करेंगे, मैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेंगे, जो कि किस फॉर्मेट में रहेंगे, एक्सरे फॉर्मेट में रहेंगे। लेकिन वो जो एक्सरे जो है वो कहां से मूव कर रहा है, इट हैज टू मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज टू मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जब आपको एक्सरे मिलेगा, क्या मिलेगा, पोलराइज्ड एक्सरे मिलेगा। समझ में आ गया। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है मूवमेंट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करते हैं, तो बिकम व्हाट, पोलराइज्ड। तो यहां पे एक्सरे पोलराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इज इट ओके, ओके। एक तो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर। और यहां पे अगर इवेंट होराइजन की बात करेंगे ना, इवेंट होराइजन की बात करेंगे, इवेंट होराइजन की बात करेंगे, तो यहां पे जो है आपका इस इवेंट होराइजन में जो है आपका हमें हॉकिंग्स रेडिएशन मिलता है। क्या मिलता है, हॉकिंग्स रेडिएशन मिलता है, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली हम ब्लैक होल्स को जो है हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू एंड एक्सरे पोलराइजेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ पूरा सारी चीजें जो है ब्लैक होल से रिलेटेड, टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ब्लैक होल्स क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक्सरे पोलरीमेट्री क्या है, ठीक है ना, सारी चीजें हम एक ही जगह डिस्कस कर ली है। नाउ यहां पे क्या होगा, जो मास पार्टिकल जो है वो एक लास्ट रिवोल्यूशन किसके अराउंड करेगा, इवेंट होराइजन। क्यों, इवेंट होराइजन के बाद इट विल बिकम पार्ट ऑफ द ब्लैक होल। तो वहां पे भी कुछ रेडिएशंस निकलेंगे ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट फोटोन रिंग, ठीक है ना। जी लास्ट रिवोल्यूशन करेगा यहां पे, इसे क्या कहते हैं हम लोग,
लास्ट फोटोन रिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा, स्टार्स देखा, स्टेलर इवोल्यूशन देखा, वी हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार, वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट इज सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसके एप्लीकेशंस को देखा, वी हैव आल्सो इंटीग्रेटेड चंद्रशिखर लिमिट्स, साइज ऑफ द सोलर मास, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल्स में कैसे मास एंटर करते, टोटल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स, व्हाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स को वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सियल पोलराइजेशन मेथड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हॉकिंग रेडिएशन अभी हम स्टडी करेंगे, जो हॉकिंग रेडिएशन क्या होता है। एंड आपका जो लास्ट, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लास्ट फोटो रिंग अराउंड द इवेंट होराइजन। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट योर ब्लैक होल्स। ठीक है ना, so we will have a gap of around 15 minutes, take the breakfast.